आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधानसभा भवन में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 240 यूथ भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों सदन के सभापति और अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूथ को राजनीति में आना होगा। जिस तरीके से राजनीति को लेकर परसेप्शन मन में बनी हुई है, उसके उल्टे अगर इस सदन की बात करें, जो वर्तमान सदन है, इसमें तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर और वीआरएस लिए ब्यूरोक्रेट्स भी है जो एमएलए हैं। युवाओं के मन में जोश था। युवाओं ने कहा कि जो एक हमारे मन में राजनेताओं के प्रति बनी हुई थी, वो शंका मुख्यमंत्री जी ने दूर की है। पॉलिटिक्स, आगे का करियर जो पॉलिटिक्स फील्ड में है वो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि जो आज के पॉलिटिकल फील्ड में लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं या उनको इतनी चीज़ें नहीं आती हैं। बट आज आके हम लोगों को पता चला है, यूथ को पता चला है कि आज भी विधानसभा में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो एमएलएज हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। तो हम लोग भी यही डिटरमाइन कर पा रहे हैं आगे की पॉलिसीज़ को लेके कि जब हम लोग भी आएंगे तो वेल एजुकेटेड और होके आएंगे कि इनसे बेटर आउटपुट दे पाएँ। साथ ही उसने कहा कि देखिए आगे भी हमारी रहेगी, लेकिन जैसे कि हम सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तमाम इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर भी बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति को लेकर हमारे मन में कार्यक्रम को चलते एक मन में रुचि पैदा हुई है और आगे भी सरकार को ऐसे कार्यक्रम कराते रहना चाहिए। पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है, बट अभी मेरा कोई लॉन्ग टर्म गोल है सिविल लाइन में आईएएस ऑफिसर बनने का। ये कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा और इस कार्यक्रम में जो 3 लोग सफल होंगे वो दिल्ली के पार्लियामेंट में जाके एक कार्यक्रम होगा जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वहां वो लोग अपना स्पीच देंगे। प्रधानमंत्री जी और मोदी योगी जी के इस कार्यक्रम से हमारे युवाओं का इस देश के प्रति क्या योगदान हो सकता है, यह हमें सिखाता है, जो कि बहुत बड़ा कदम है। हमारे देश के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, जिससे ये जो बनाया गया है बात की राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, उसमें उतर करके हमें साफ करना होगा। और यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। ग्वालियर में विवेकानंदम आरओ जो कि 2 साल में बनकर तैयार होना था, 9 साल में बनकर तैयार हुआ है। ऐसे में ये बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन जनता को अब तक इसे समर्पित नहीं किया गया है। इसकी बड़ी वजह यही है कि जो लोकल की राजनीति है उसके बीच में जो रसाकसी है। अब पता नहीं कि ना कोई यहाँ नेत्र की ओड़ मची फिर रही कि ना कोई कौन उद्घाटन करेगा इसका। अब हम लोग तो ना इंतजार में हैं। कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होने की वजह से लोगों को ये आरओ भी अब तक सौंपा नहीं गया है। और जो लोग हैं, काफी व्यस्तम ये मार्ग है, लेकिन लोग अभी भी घूमकर ही अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं। परेशानी है कि ना पूरा मेलगांव घूम के आना पड़ रहा है, ना 2 किलोमीटर, तब उधर पहुंच पाते अपने स्थान पे। ऐसे में ये आरओ भी बनकर तैयार हो गया है। जो इसके जांच के मापदंड थे वो भी पूर्ण कर लिए गए हैं, वही जो इसकी जांच होनी थी वो पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में अब जो जनता है वो इसकी बाट जो रही है कि कब तक इसे सौंपा जाएगा। फिलहाल जो जनता है अपने हाल पर बेहाल बनी हुई है और राजनीति का शिकार हो रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस गति और तेजी से यमुना की सफाई का अभियान शुरू हुआ था, अब वो धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा है। लगातार ये कोशिश रही है कि यमुना जो है वो दिल्ली के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा था और यही कारण था कि यमुना की सफाई में दिल्ली सरकार ने तत्परता दिखाई। पर अब बजट आवंटन हुआ है और दिल्ली सरकार के अधिकारी और नेताओं का कहना है कि उस पर हमारा ध्यान है, हम तेज गति से काम करेंगे। पर जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं या जो यमुना के घाटों पे जाते हैं, उनका कहना है कि हमें जितनी जल्दी उम्मीद है उतनी जल्दी काम नहीं हो रहा है। पर सबसे बड़ी बात है कि यमुना में दिल्ली के बड़े नालों का पानी आता है, जब तक उसे साफ करने का कोई कार्य नहीं किया जाएगा, कोई सिस्टम नहीं लगाया जाएगा, तब तक यमुना की सफाई मुश्किल है। लोगों का कहना है कि अब जब बरसात होगी और बाढ़ का पानी आएगा तभी यमुना फिर से साफ सुथरी दिखाई देगी। पर देखना होगा कि दिल्ली सरकार यमुना की सफाई कैसे त्वरित तरीके से कर दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाती है। कैमरामैन हुकुम के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। रमजान का महीना चल रहा है, या यूं कहें कि इबादत का महीना है, जहां सभी मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने रोजा रखते हैं और पूरे देश में अमन, चैन और शांति की दुआ करते हैं। आज
शुक्रवार का दिन है और सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज अदा की है और अल्लाह जो है वो सभी दुआएं पूरी करता है, ऐसा सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है। ईद का त्योहार आने वाला है, उससे पहले आज अलविदा जुमे की नमाज सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की है और इसी बीच पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी मस्जिदों पर पुलिस बल तैनात दिखा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा हुई। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जहां भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा का सवाल आएगा वहां न्यायालय खड़ा रहेगा। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि हास्य, कविता, साहित्य ऐसी चीजें हैं जो अभिव्यक्ति की मनोबल को और प्रबल करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि गुजरात पुलिस ने संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वो विचार व्यक्त नहीं किया है और इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले संवेदनशीलता को दिखाना चाहिए था। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गुजरात पुलिस की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो यह कविता है कि खून के प्यासे सुनो, यह कविता सड़क छाप कविता है, इसे दूसरे कविता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस कविता के चलते माहौल खराब हुआ था, जिसको लेकर यह भी कहा गया कि इसकी जिम्मेदारी इमरान प्रतापगढ़ी की टीम को लेना चाहिए था। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, उसी दौरान कुछ सेकंड का यह कविता अपलोड किया था, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत की हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण। 2019 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी पैसे का दुरुपयोग के मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने रावजुनू कोर्ट में इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बताया कि किन किन धाराओं के तहत अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कोर्ट 18 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान राजभवन कोर्ट के मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने आदेश दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया इन पर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है, इसलिए दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल 2019 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान द्वारका के आसपास बड़े बड़े होल्डिंग लगाए गए थे, जिसको लेकर याचिका दायर की गई थी और 2022 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सेशन कोर्ट मामला गया था और सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद वापस मामला निचली अदालत में आया और निचली अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अब देखना होगा जब 18 अप्रैल को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण। कठुआ के सुफैन इलाके में कल से शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसओजी के जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कल से जो शुरू हुई मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है। रुक रुक के थोड़े समय में गोलाबारी हो रही है और अभी भी इस समय गोलियों की आवाज़, तड़तड़ाहट लगातार सुनाई दे रही है। 6 दिन से लगातार चल रही मुठभेड़ जो हीरानगर सन्याल से शुरू हुई थी, अब जाकर लग रहा है कि कठुआ के सुफैन में ख़त्म होगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा इलाका है, आप देख रहे हैं जंगल है, पूरा इलाका है, इसको पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और अब इस समय आतंकवादियों के पास बच के जाने का
कोई चारा नहीं है। आतंकवादियों को घेरा जा चुका है और जो बाकी बचे आतंकवादी हैं जिनकी संख्या फिलहाल अभी पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 से 3 हो सकती है, उनको अब मार गिराया जाएगा। बहुत जल्द ही इनको मार दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे ये एसओजी के जो जवान हैं इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर रखे हैं। जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं उनको सील कर दिया गया है और यहाँ पर लगातार यही एरिया है जहाँ पर इस एरिया के नीचे, इन पहाड़ों के नीचे आतंकवादी छुपे हुए हैं और वहाँ पर उनको अब लगातार जो है जो इनका कॉर्डन है उसको घेरे को सख्त किया जा रहा है ताकि आहिस्ता आहिस्ता किसी भी तरह से वो यहाँ से बाहर ना भाग सके और उन आतंकवादियों को यहीं पर मौत के घाट उतार जाए। विकास अब्रोल, सुफैन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर नागपुर पहुंच रहे हैं। नागपुर में आरएसएस के एक नेत्र हॉस्पिटल का भूमि पूजन भी करेंगे, साथ ही साथ कई सारे अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है और बतौर आरएसएस प्रचारक प्रधानमंत्री कई वर्षों तक देश के अलग अलग हिस्सों में रहे और अब आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद आरएसएस मुख्यालय नागपुर पहुंचेंगे और वहां पे अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित तमाम सारे गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही साथ हाल में नागपुर में हुए दंगे के बाद पुलिस ने एहतियातन आसपास के हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। अयोध्या में हिंदू नववर्ष को मनाए जाने की तैयारी बहुत जोर शोर से की जा रही है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 30 मार्च को है, लेकिन इससे पूर्व कल 29 मार्च को दोपहर 3 बजे एक यात्रा निकाली जाएगी। अयोध्या के साधु संतों द्वारा ये यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकाली जाएगी। इस यात्रा की खास बात यह है कि इसमें 21 अलग अलग झांकियां होंगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें झांकियां शामिल की जा रही है। हालांकि ये यात्रा हर वर्ष निकाली जाती थी और ये यात्रा जो निकाली जाती थी हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकाला जाता था। इस बार हिंदू नववर्ष क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 30 मार्च को है, तो कल 29 मार्च को ये यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा की अध्यक्षता अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपत त्रिपाठी करेंगे और अयोध्या के साधु संत इसमें शामिल होंगे। और अयोध्या में 21 वर्षों से रामकोट की अंतर्गही परिक्रमा का और पिछले कुछ वर्षों से उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने की एक परंपरा रही है। वह सारी चीज़ें इस बार भी की जाएंगी और बहुत उत्साह और उमंग के साथ भारतीय नववर्ष का आगमन होगा और उसको हम लोग उसका उत्सव मनाएंगे। रामकोट की अंतर्ग्रही परिक्रमा जिसमें पूरे समाज के सभी वर्गों के लोग, सभी जातीय पंचायतों के मंदिरों के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग और विभिन्न महापुरुषों की झांकियां बना के हम लोग एक बड़े जुलूस के आकार में रामकोट की परिक्रमा करेंगे। प्रत्येक मंदिरों के आगे रंगोली बनाई जाएगी, सड़कों पर रंगोली बनाई जाएगी और ये माना जा रहा है कि इस पूरी यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज समाप्त हो गया। बजट सत्र की समाप्ति पर मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए बजट में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या प्रावधान किए गए हैं इसकी जानकारी दी। खासकर जिस तरह से विपक्ष लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हमलावर था और जिस तरह से हरियाणा सरकार जो तीसरी बार बीजेपी की बनी है, उन्होंने चुनाव में जो वादे किए थे वो संकल्प इस जो बजट पेश किया गया है उससे पूरा होता नहीं दिख रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये दावा किया कि जो 2,05,000 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया गया है वो हरियाणा को तरक्की की राह पर ले जाएगा और हरियाणा का विकास होने के साथ साथ हरियाणा में रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा होंगे। वहीं
विपक्षी दलों ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्षी दल के पूर्व में नेता रह चुके हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरह जो गुरु है वो गुरु गुड़ रह गया और अब चेला चीनी हो गया है। यानी नायब सिंह सैनी जो है वो मनोहर लाल की शागिर्दी में रहकर अब गुरु गुड़ तो चेला चीनी हो गया। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाबी हमला देते हुए कहा कि हरियाणा के लोगों ने उन्हें तीसरी बार चुनकर भेजा है और हरियाणा की जो जनता का विश्वास है इस बजट से वो पूरा करेंगे और आने वाले वक्त में जिस तरह लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त इस बजट में किए गए हैं, आने वाले वक्त में हरियाणा का चहुमुखी विकास होगा और हरियाणा तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना पहला बजट पेश किया है, ऐसे में आने वाले वक्त में हरियाणा को ये बजट कहाँ ले जाता है और जो उनके वादे और जो दावे हैं वो कितने पूरे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश, भारत एक्सप्रेस।